हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। आई होप आपने मैकेनिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी यूट्यूब पे मैंने जिसके लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आपने उसके ऑलमोस्ट सारी प्लेलिस्ट देख ली होंगी। प्लेलिस्ट में जैसे हमने सबसे पहला टॉपिक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, और जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्सेस, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में पढ़ा और एट लास्ट वी हैव डन द रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, अभी जैसे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं कि हर किसी यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और किस तरह से क्वेश्चंस डिज़ाइन होते हैं बेसिकली। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है, मैं इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के, जो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में अभी तक स्टडी किया। जैसे सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे बच्चे +1 क्लास में भी करते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड, और उनके यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं ना। तो ये ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है जस्ट कि अगर हमें पार्टिकल को स्पेस में मूव करवाना है 3D में, तो हमें उस पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके पॉइंट को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा और फिर हमने पोजीशन वेक्टर लिखा, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया और एक्सेलरेशन भी फाइंड किया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट था हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमने उसके बाद पढ़ा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया, बट जल्दी मैं इसको अपलोड करूंगा। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, सबके सिलेबस में नहीं है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बट जब आप IIT जैम की प्रिपरेशन करोगे या आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, खास तौर पे MSc क्लास में जब बच्चे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपको समझने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में BSc में भी है सिलेबस में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किया है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट आपने अपना सिलेबस चेक करना है। जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो बच्चों, उस टाइम पर सिलेबस पे फोकस करना जरूरी होता है कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना होता है। इसलिए फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं वो हम उस टाइम पर नहीं करते, इन टॉपिक्स को हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा, बट आप जब भी प्रिपरेशन करो अपना सिलेबस देख के करो। चलो, तो ये 4 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। 3 तरह के तो पढ़े हैं और 4th में आपको पढ़ा दूंगा, करवाऊंगा, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और उसके बाद फिर जो मेन चीज है वो ये है कि हर किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें यूनिट वेक्टर्स के एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। जैसे कि कार्टेशियन में तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो आई कैप लगा दो, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो के कैप। ये कार्टेशियन में तो हम ऐसे बोल ही देते हैं ना, हम जब +1 क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर होते हैं जी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन जब आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर कैप और थीटा कैप होते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होते हैं आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास होते हैं रो कैप, फाई कैप और जेड कैप। इसके बारे में अभी आपको नहीं पता, अगर आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने अभी सिलेंड्रिकल नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो ये यूनिट वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ही होते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स। तो इन सब के एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। मैं पूरे आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूं किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। इस वीडियो में आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हर किसी यूनिट वेक्टर के बाद हर किसी केस में, कार्टेशियन में, प्लेन पोलर में, स्फेरिकल में, हर किसी केस में हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना आना चाहिए, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर लिखना आना चाहिए और एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने करा एरिया एलिमेंट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 3 तरह के एरिया एलिमेंट्स होते हैं, उसको हमने पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हमने वॉल्यूम भी, उसी सेम लेक्चर में मैंने वॉल्यूम भी करवाया आपको कि वो जो एरियाज हैं, एरिया एलिमेंट्स जो हैं, अगर वो मिल जाएं तो स्मॉल वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इस वीडियो में अब मैं आपको इसके बारे में, इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, एरिया के ऊपर भी और वॉल्यूम के ऊपर भी। और लास्ट में हमारा टॉपिक था सॉलिड एंगल। तो ये सारी हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं।
अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो मैं इस चैप्टर के आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जैसे डेरिवेशंस होती हैं उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो हर क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया हुआ है, आप देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और डेरिवेशंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो 3 होते हैं r, थीटा, फाई, उनके नाम, ठीक है, रेडियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, रेडियल वेक्टर भी बोलते हैं उसको, एजीमुथल एंगल एंड जेनिथ एंगल, उनको डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने के बाद फिर हमें उनको एक्सप्रेस करना है, उनके यूनिट वेक्टर्स को, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, इनटू कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 आप प्लेलिस्ट देखेंगे। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 इस पूरे क्वेश्चन को डेडिकेटेड है। उसमें हमने आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप का एक्सप्रेशन फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन मतलब कि कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप में हमने इनको एक्सप्रेस किया है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जी, इट इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ ए सफियर। सफियर है, उसके सरफेस पे पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स लगी है उसके ऊपर, उस वजह से वो मूव कर रहा है। वी हैव टू एक्सप्रेस द डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर, वेलोसिटी v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ r कैप, थीटा कैप, फाई कैप। अब कभी कभी इसका पार्ट भी आ जाता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बोलते हैं, निकालिए इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जैसे आपको पता चल रहा है कि पार्टिकल सफियर के सरफेस पे है, तो सफियर के सरफेस पे जो पार्टिकल मूव करता है ना, तो उस केस में उसका जो रेडियल डिस्टेंस है वो नहीं चेंज होगा, लेकिन आप उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है फुल डिटेल्स आपको लेक्चर नंबर 6 में मिल जाएंगी। पूरा लेक्चर सुन लीजिए, प्रॉपर डेरिवेशन है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। मतलब कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स में हमें पार्टिकल का जस्ट डिस्प्लेसमेंट बताना है, वेलोसिटी बतानी है और साथ साथ हमें एक्सेलरेशन भी बताना है कि कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। वहां पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव किया हुआ है, और वो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता। आपको पता ही है कि आर वेक्टर, जैसे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, उस आर वेक्टर को हम हमेशा ऐसे लिख लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और फिर डिफरेंशिएट करके हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड नीचे मैंने एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। इसके जैसे जितने मर्जी न्यूमेरिकल आप डिजाइन कर लो, और ये सारे न्यूमेरिकल्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन +1 में हम बच्चों को ये करवाते हैं कैलकुलस मेथड से मोशन को कैसे स्टडी करना है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशंस। हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, विच इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, ये सारे कार्टेशियन ही है, ये भी कार्टेशियन का ही क्वेश्चन है ऊपर, उसी के साथ मैच किया हुआ है। y इज द फंक्शन ऑफ टाइम, z इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये सिनोसॉइडल फंक्शंस हैं x और y, और z एक लीनियर फंक्शन है, कोई बात नहीं, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। उसके बाद हमें बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन मतलब कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो हमें नेचर ऑफ मोशन बताना है, वो हमें आंसर देख के पता चल जाता है। और फिर हमें देखना है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उनके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या वो भी वेरी कर रहे हैं। तो ये सारा एक बड़ा क्वेश्चन बन गया। अब बहुत आसान है, मैं इसका हिंट दे रहा हूं आपको, आप ट्राई करेंगे। देखिए एक्स दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स डॉट आ जाएगा। एक्स डॉट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये देखते ही पता चल रहा है। देखिए ये एक्स कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करके आया। 4 एज इट इज साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2, तो वो 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ गया। तो बहुत आसान है, जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया एक्स को
y को डिफरेंशिएट किया, z को डिफरेंशिएट किया और इस तरह वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए भी बोले पार्टिकल का, तो पोजीशन वेक्टर तो आपको पता है डायरेक्टली लिखा जा सकता है। देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखा जाता है 4 sin 2t i कैप, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस 4 cos 2t j कैप प्लस 6t k कैप। तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट को इस तरह पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हमारे पास ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ गए। अब आप देखिए, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग विद टाइम, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द टाइम, है ना, कोस साइन इस तरह के फंक्शन आ गए। कुछ वेव वाइब्रेशन जैसा मोशन है ये पार्टिकल का, ठीक है। उसका वेलोसिटी या पोजीशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सिनुसॉइडली चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी सिनुसॉइडली चेंज हो रहा है। तो इस तरह का मोशन है ये। और उसके बाद है कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, क्या वो कांस्टेंट है या नहीं है। आप इसको करिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करेंगे। आप देखिए, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। आप करके देखिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आएगा, मतलब स्पीड नहीं वेरी कर रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है पार्टिकल की हर किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरह का ये मोशन है। आप इक्वेशंस को देख के सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो नेचर ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन का भी जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे ना, तो अंडर रूट इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, वो भी कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म आएगी और वो 1 होती है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस क्वेश्चन में कांस्टेंट आने वाले हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा गया है। ऐसे एक और एग्जांपल है, x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ये प्लेन के ऊपर है मोशन, क्योंकि सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, z कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं है आपको, तो ये मोशन एक प्लेन में हो रहा है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 एरिया एलिमेंट्स के ऊपर है, जो हमने अपने लेक्चर नंबर 7 में किया हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वहां जाएं यूट्यूब चैनल पे, तो इसी चैनल पे लेक्चर नंबर 7 आप देखें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा सोल्यूशन है उसमें। क्या किया हमने, क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द एरिया एलिमेंट्स बाउंडेड बाय द वेक्टर्स अलोंग आर कैप एंड थीटा कैप। ठीक है, एक ये एरिया एलिमेंट बनता है, दूसरा आर कैप एंड फाई कैप ने जो एरिया बनाया वो, और तीसरा फाई कैप और थीटा कैप का एरिया एलिमेंट। तो ये एरिया एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तीनों फाइंड किए हुए हैं हमने। फिर उसके बाद उन तीनों एरियाज में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी लगा के ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करके हम उन तीनों एरियाज का जो वॉल्यूम है, उन तीनों एरियाज ने मिलकर जो वॉल्यूम को बाउंड किया, स्मॉल वॉल्यूम डीवी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसका भी एक्सप्रेशन सेम लेक्चर में ही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक आर कैप थीटा कैप फाई कैप वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, तीसरा कार्टेशियन में हो गया, चौथा क्वेश्चन ये। ठीक है, जब हमने एरिया और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड एंगल पे। दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ द प्लेलिस्ट। व्हाट इज सॉलिड एंगल, गिव इट्स एक्सप्रेशन। सॉलिड एंगल का बेसिक एक्सप्रेशन आपको बताना है, डी ओमेगा का। फिर उसके बाद हमें सॉलिड एंगल फाइंड करना है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एलिमेंट्स। ये जितने भी सरफेस एलिमेंट्स है ना, ये पिछले से रिलेटेड है। वो जो सरफेस एलिमेंट्स है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के, वो कितना कितना सॉलिड एंगल बना रहे हैं किसी पॉइंट पे, स्फीयर के अंदर, ओरिजिन पे। ठीक है, वो क्वेश्चन है बच्चों। तो ये लेक्चर नंबर 8 आप डिटेल में देखेंगे, वहां प्रॉपर डेरिवेशन आपको मिलेगी, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन भी, और सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ईच ऑफ दीज एरिया एलिमेंट्स, वो आपको वहां पे कैलकुलेट करके मैंने दिखा रखा है। आप उस लेक्चर को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इसका पार्ट हो सकता है सेम क्वेश्चन का, कि सॉलिड एंगल का क्वेश्चन है, तो जब हमारे पास एक क्लोज सरफेस होता है, हमने किया हुआ है ऑलरेडी, क्लोज सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप सॉलिड एंगल फाइंड करें, दैट इज 4 पाई रेडियन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट बन सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट यूनिट में से, दे आर कवरिंग एक्चुअली ऑल द टॉपिक्स एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
इस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है मैंने कि कैसे क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम में। आपको समझ आनी चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये सारे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट क्वेश्चन। द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर 16, 30, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये हो गया r, ये हो गया थीटा, ये हो गया फाई, है ना। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। राइट डाउन इट्स पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन में तो होता है एक्स आई कैप, वहां आर आई कैप नहीं होता, वहां होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये आपको लिखना है बच्चों, तो बहुत आसान है। ये रिलेशंस आपको पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की, जस्ट उन रिलेशंस को यूज करना है। यहाँ r पुट करना है 16, यहाँ थीटा पुट करना है 60 डिग्री, यहाँ फाई पुट करना है 30 डिग्री, सॉल्व करना है और ये आ जाएगा 12। ऐसे y कोऑर्डिनेट 4√3 आ जाएगा वैल्यूज पुट करके, और z कोऑर्डिनेट्स 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, ये इसका रिवर्स है। इसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 0, 1 किसी पॉइंट के, हमें निकालने हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके लिए रिलेशंस हैं जो यहीं से बन के आई हैं। देखो, जब आप इन तीनों की स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे ना, तो यू विल सी कि जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ओनली r स्क्वायर। स्केयरिंग एंड एडिंग करनी है जब आपने, ठीक है, तो r आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास r आ गया। वैसे भी आपको पता है ना, r वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये रिलेशन आपको यूज करनी है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 पुट करना है, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करना है, z कोऑर्डिनेट 1 पुट करना है, r आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये r आ गया अंडर रूट 2। थीटा यहां से निकालेंगे, देखो z आपके पास है, ये है z, r आपके पास है, अभी आपने निकाला अंडर रूट 2, फिर आप z बाय r करके cos थीटा फाइंड कर सकते हो। तो z बाय r इज इक्वल टू cos थीटा, वहां से थीटा आ जाएगा, ये थीटा है आपका। फिर आपको cos फाई चाहिए, तो फाई आप कहीं से भी निकाल लो, आपके पास अभी जैसे cos थीटा है, तो cos थीटा से आप sin थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। देखिए cos थीटा से sin थीटा ऐसे आ जाएगा, sin थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू पुट करके sin थीटा आ जाएगा। फिर आप किसी भी रिलेशन में आप देखिए, जब आपको x फाई चाहिए, cos फाई इधर रखो, r sin थीटा नीचे ले जाओ। x आपके पास है, ये रहा x, r आपके पास है, कैलकुलेट कर लिया हुआ हमने ना, और sin थीटा आप यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट करोगे एंड यू विल गेट cos फाई। फिर वहां से फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो वो 0 डिग्री आएगा आंसर। सॉल्व आपने करने हैं ये सारे क्वेश्चन, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे हो जाएंगे सॉल्व। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आगे चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। हमें पता ही है ना कि ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमने करे हैं वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। तो जब भी आपने प्रूव करना है कि भाई ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, तो आपने डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, आपको आर कैप थीटा कैप का एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है एंड आंसर विल बी 0। 0 आ गया तो मतलब दे आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब जो रेडियस के अलोंग है वेलोसिटी। जैसे ये सेंटर है हमारा और पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो रेडियस वेक्टर ये है रेडियल वेक्टर, इसके अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वी उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और सर्कल में जब पार्टिकल घूम रहा है तो इसका मतलब रेडियल कंपोनेंट बाहर की तरफ तो है ही नहीं वेलोसिटी, फिर पार्टिकल तो यहाँ से घूम रहा है, देयर इज ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो रेडियल कंपोनेंट 0 है, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, व्हाट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज 0 अगर पार्टिकल सर्कल में है। ऐसे सरफेस ऑफ स्फीयर पर भी पार्टिकल उसके सरफेस पर ही रहेगा ना। स्फीयर इमेजिन करिए
जैसे एक बॉल होती है, पार्टिकल उसके सरफेस पर ही मूव कर रहा है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा। रेडियल कंपोनेंट मतलब विच इज आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ, उस तरफ वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, तो उस केस में भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसे कर सकते हो, आप वेलोसिटी वेक्टर लिख ले प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला, जब पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो एक प्लेन के ऊपर ही रहेगा ना, तो आप वेलोसिटी वेक्टर लिख लें r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, ये होता है वेलोसिटी वेक्टर इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब अगर पार्टिकल सर्कल पर है तो मतलब r इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट ना, तभी तो सर्कल बना। रेडियस अगर कांस्टेंट है तो r डॉट जीरो, r डॉट जीरो तो मतलब ये पूरा कंपोनेंट जीरो, तो यही तो होता है रेडियल कंपोनेंट, दिस इज जीरो। देयर इज ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। ठीक है, तो इसका आंसर है 0। ओके, नेक्स्ट आप ये भी प्रूव कर सकते हो r कैप क्रॉस थीटा कैप इज फाई कैप। जैसे हमारे पास होता है ना i कैप, j कैप, k कैप, 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं कार्टेशियन में, जब आप i क्रॉस j करते हो तो k कैप आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट किया, थर्ड वेक्टर आ गया, ये डायरेक्शन है राइट हैंड थंब रूल से जो निकलती है। ऐसे ही j क्रॉस k करते हो तो i बन जाता है, k क्रॉस i करते हो तो j बन जाता है। सेम यहाँ पर r थीटा फाई के लिए भी होता है, इधर आपने लिखना है r, इधर लिखना है थीटा, इधर लिखना है फाई, साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, r कैप क्रॉस थीटा कैप, तो आंसर विल बी फाई कैप। रिवर्स चलोगे, थीटा कैप क्रॉस r कैप, आंसर विल बी माइनस फाई कैप, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही थीटा कैप फाई कैप इज r कैप, दोनों का क्रॉस थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इज r कैप, एंड फाई कैप क्रॉस r कैप इज थीटा कैप। अब प्रूफ कैसे करना है, देखो तीनों के यूनिट वेक्टर्स के एक्सप्रेशंस आपको लर्न करने पड़ेंगे, उनको यूज करके आपने मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बना के जब आप उसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर। ठीक है, आसान है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट अगर आपको करना है तो फर्स्ट पार्ट में आपको r कैप का एक्सप्रेशन और थीटा कैप का एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। देखिए आपको करना है r क्रॉस थीटा कैप, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, r कैप जो होता है ना उसका जो i कंपोनेंट होता है दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, जो आपके पास j कैप होता है ना उसमें आता है साइन थीटा साइन फाई, और जो k कैप होता है दैट इज कॉस थीटा। अब जब अपने थीटा कैप लिखना है ना तो हम ट्रिक यूज करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करते हैं और कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा में चेंज करते हैं, बस। साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करते हैं, कॉस थीटा बना दिया आपने, ये फाई था, कॉस फाई। ठीक है, एज इट इज। यहां भी साइन थीटा है ना, उसकी जगह कॉस थीटा, साइन फाई एज इट इज, और जहां कॉस थीटा उसकी जगह माइनस साइन थीटा। ये याद करने का तरीका है कि भाई आर कैप अगर आपको याद है वो तो याद होता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अभी मैंने जो लिखे थे एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना, साथ में आर भी होता है, आर साइन थीटा कॉस फाई। तो इस तरह से आर कैप का एक्सप्रेशन लिखा, थीटा कैप का एक्सप्रेशन लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है, इसको आप सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपके पास रिजल्ट आया है वो ये आएगा, माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई, तो ये वही होता है आपके पास फाई का। सॉल्व आपको करना है। ठीक है, इतना आप प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हो, सारा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आप प्लीज ट्राई करिए, अगर फिर भी सॉल्व नहीं होंगे तो आप कमेंट लिख सकते हो, मैं फिर आपको सोल्यूशन भी भेज दूंगा बना के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल कह रहा है इट इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, जिसमें पार्टिकल की स्पीड, ये स्पीड है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें यहाँ पे बताना है कि प्रूफ करना है कि वेलोसिटी जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन। देखो ये होता है ना सर्कुलर मोशन, देखो लेट अस सपोज पार्टिकल सर्कल के अलोंग ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको पता ही है कि इस केस में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो सेंटर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बनता है। तो डायग्रामेटिकली तो आप जानते हो कि ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बट हमें इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बच्चों, और हमें यूज क्या करना है, वी वेक्टर और ए वेक्टर के एक्सप्रेशंस यूज करने हैं इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहां मैंने एसपीसी लिख दिया, बट ओनली प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो कैसे। वी वेक्टर है हमारे पास, इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूं। आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, दिस इज वी वेक्टर। एक्सेलरेशन है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्केयर आर कैप प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट डबल डॉट थीटा कैप। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि सर्कल वाला क्वेश्चन है, पार्टिकल सर्कल के ऊपर घूम रहा है, इसलिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं। अभी हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ना हमें। तो उस केस में हम यही करते हैं, हम चेक करते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो नहीं आ रहा। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो दोनों फिर वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, बहुत आसान है। ये वाला कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आर कैप डॉट आर कैप इज 1, जस्ट आर कैप को इस पूरी ब्रैकेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा आर कैप आर डबल डॉट माइनस आर, तो ये बनेगा आर डॉट इंटू आर डबल डॉट माइनस ये वाला आर, फिर मैंने आर डॉट लिख लिया, फिर मैंने थीटा डॉट स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, एक ये टर्म आ जाएगी प्लस थीटा कैप डॉट थीटा कैप इज 1, जस्ट आपको इस फैक्टर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो वो बन जाएगा 2r आर डॉट थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, 2r, आर यहां से लिया मैंने, आर डॉट थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए ये भी है आर डॉट थीटा डॉट स्क्वायर और ये है 2r आर डॉट थीटा डॉट स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में ना। तो सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट मेरे पास आएगा डॉट प्रोडक्ट का आर डॉट एज इट इज, आर डबल डॉट एज इट इज प्लस आर डॉट इंटू आर, ये यहीं से मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, और थीटा डॉट स्क्वायर यहां तक लिख लिया मैंने, प्लस लास्ट टर्म विच इज आर स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, दिस इज वी डॉट ए। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करेंगे, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है, लेकिन अब हम यहाँ कंडीशन लगाने वाले हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? तो फॉर UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस थिंग इज कांस्टेंट, ओके, व्हिच इंप्लाइज दैट। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये होगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर की पावर हाफ। ये चीज बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज कांस्टेंट है, मतलब अब पावर हाफ है ना, तो पावर हाफ को अब अगर मैं स्केयरिंग कर दूं दोनों साइड, तो भी जो बचेगा ये वाला फैक्टर, ये कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएट कैसे करना है। 2 का फैक्टर आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग, मैं यहां लिख रहा हूं, छोटा सा जगह कम है, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या हुआ, 2 का फैक्टर आगे आ गया, आर डॉट एज इट इज रहा, और फिर आर का डबल डॉट, ये दोबारा से डिफरेंशिएट होगा आर डॉट एज बिकॉज ऑफ चेन रूल प्लस। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना, अब यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं, पहले हम आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2r आर डॉट थीटा डॉट स्क्वायर एज इट इज लिख दो। दूसरे केस में हमें आर स्क्वायर एज इट इज लिख देना है, यूवी लगा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल, और इसको अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 टाइम्स थीटा डॉट थीटा डबल डॉट
ये फैक्टर आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 0 ना, ये 0 के बराबर है। ओके, अब इसको ध्यान से देखेंगे, 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचा, r डॉट r डबल डॉट प्लस यहाँ पे क्या बचा, r डॉट थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, r स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0। ये पूरा जो फैक्टर है, पूरी टर्म जो है तीनों का सम 0 है। आप देखिए ये हमारे पास जो v डॉट a था, ये जो हमने अभी v डॉट a फाइंड किया था वो यही तो है, पूरा फैक्टर सेम है, तो मतलब v डॉट a इज 0। तो हेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये कंडीशन ना लगाते वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट वाली, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट ना होता तो फिर ये रिजल्ट नहीं आता, फिर ये 0 नहीं आता। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, उस केस में दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो, हमने कह रहा पार्टिकल को ना कन्फाइन कर दिया कि वो एक्स वाई प्लेन पे घूम रहा है। ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। देखो, ये होता है तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये नीचे वाला जो प्लेन है दिस इज एक्स वाई प्लेन। हाँ जी, पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर घूम रहा है। हमें इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन का भी मैंने पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने ड्राइव की हुई है दोनों इक्वेशंस। अब अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर ही रहेगा हमेशा बच्चों, तो उस केस में जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है, अगर पार्टिकल यहाँ हो ना हवा में तो दिस एंगल इज थीटा, अगर ये पार्टिकल है। बट अब हमारा पार्टिकल यहाँ ना होके सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर ही घूम रहा है ना, तो इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी हो पार्टिकल, ये अलग अलग लोकेशंस मैंने बना दी उस पार्टिकल की, इनको ज्वाइन करके पाथ भी बना सकते हो आप। तो पार्टिकल इस तरह से यहाँ घूम रहा है ना, उस पूरे मोशन के लिए थीटा की वैल्यू इस पूरे सरफेस पे π/2 आएगी। थीटा इज π/2 और थीटा डॉट 0, थीटा डबल डॉट वो भी 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो इन दोनों इक्वेशंस में जहां जहां थीटा है वहां वहां π/2, जहां जहां थीटा डॉट है, जैसे यहाँ पे देखिए थीटा डॉट है और कहीं पे यहाँ थीटा डॉट है वहां 0, जहां थीटा है वहां π/2, और जहां जहां थीटा डबल डॉट है वहां वहां भी आपको 0 पुट करना है। जैसे यहाँ पे थीटा डबल डॉट है, इसको 0 पुट करना है, जस्ट यही काम करना है, और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। उसके लिए ऐसे ही 2 और प्लेन होते हैं हमारे पास, जैसे ये सामने वाला प्लेन जो है दिस इज वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन पे क्या होता है, देखिए ये पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल का हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंकते होते हैं बच्चों, और यहाँ पर इसको ज्वाइन करके ये वाला जो एंगल बनता है दिस एंगल इज फाई। अब जब आप इसको पूरा बना दोगे, इस प्लेन में चले जाओगे तो फाई इज π/2। तो याद रखना है कि फॉर वाई जेड प्लेन, अगर बोला जाता है वाई जेड प्लेन में लिखो तो फॉर वाई जेड प्लेन, अगर पार्टिकल वाई जेड प्लेन पे है तो फाई को आपने पुट करना π/2, थीटा को नहीं पुट करना। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा को रहने दो, वही कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा, थीटा को एज इट इज रहने देना। ठीक है, तो फाई डॉट 0 पुट करना है, फाई डबल डॉट भी 0 पुट करना है। ऐसे ही अगर आप एक्स जेड प्लेन की बात करो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये वाला प्लेन, इस पूरे प्लेन के लिए फाई 0 डिग्री होता है। देखो ना, फाई यहां से स्टार्ट हो रहा है, फाई 0 डिग्री होता है, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अगर फाई 0 पुट करोगे, फाई डबल डॉट भी 0 आएगा, फाई सिंगल डॉट डबल डॉट दोनों 0 आएंगे। ठीक है, जस्ट आपको वो चीजें पुट करनी है यहाँ पे, एंड यू विल गेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फॉर एनी प्लेन। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी पूछी जा सकती है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, फाइंड सरफेस एरिया of the sphere of radius r by using spherical polar coordinates।
हाँ जी, तो हमें एक स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। 4πr² होता है, तुम्हें पता ही है, लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जो एरिया एलिमेंट फाइंड करते हैं ds, हम पहले उसको लिख लेंगे, होता है r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है बच्चों, देखो जब हम सरफेस ऑफ स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें जो इंक्रीमेंट होते हैं, हमने सरफेस पे यहाँ पे एरिया लेना है ये वाला, ठीक है, इसके लिए r तुम्हारा कांस्टेंट होता है। आप जब भी सरफेस पे मूव करते हो स्फीयर के, तो there will be small increment in theta, there will be small increment in phi, but there will be r as constant, dr नहीं होगा, r कांस्टेंट है तो dr 0 होता है ना। तो इस तरह से याद रखना है कि जब आप सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हो तो आपको ये वाला एरिया एलिमेंट लेना है। अब आप इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कैसे करना है इसको इंटीग्रेट, बहुत आसान है, आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए। थीटा की लिमिट मैंने आपको बताई हुई है 0 to पाई चलती है, और फाई की लिमिट मैंने बताई है 0 to 2 पाई चलती है, ठीक है जस्ट। और हमने इसको इंटीग्रेट करना है। स्मॉल आर भी वेरिएबल है, स्मॉल आर वैसे कांस्टेंट है। रेडियस अगर आप स्मॉल आर की बात करोगे तो स्मॉल आर लिख लो, वैसे यहाँ कैपिटल आर लिखा हुआ है तो यहाँ भी कैपिटल आर लिख सकते हैं। आर इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो मैं ना यहाँ पे ही स्मॉल आर कर देता हूँ, 4πr² आंसर आ जाएगा। देखो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, r तो कांस्टेंट है, r² बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, लिमिट्स 0 to पाई 0 to 2 पाई, r² एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स 0 to पाई, डी फाई का डेरिवेटिव फाई, लिमिट्स 0 to 2 पाई। यहां पर भी ना हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं देखनी। यहाँ पे साइन थीटा का डेरिवेटिव जो कॉस थीटा है ना, हमें जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मोड लेना है, सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। वैसे ये डायरेक्शन के लिए है, इनवर्ड डायरेक्शन आएगी यहाँ से, बट चलो पॉजिटिव बना दो इसको, माइनस छोड़ दो। बाकी आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ऐसे पुट करनी है, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, और यहाँ फाई की लिमिट्स पुट करोगे तो 2 पाई का फैक्टर आएगा। इसको सॉल्व करोगे 1 + 1, इट इज 4πr², ठीक है। तो जब आप इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हो विद प्रॉपर लिमिट्स, you get total surface area of sphere. Similarly, in the next question, we will find the volume of the sphere of radius r by using spherical polar coordinates. इसके लिए आपको dv यूज करना है। वॉल्यूम एलिमेंट हमने निकाला ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो एक्सप्रेशन यूज करना है। क्या होता है dv का एक्सप्रेशन, आपको याद हो तो, इट इज r², it is r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, ये होता है, ठीक है। अब इसको भी हमें जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। कंप्लीट वॉल्यूम विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों की लिमिट्स आपको देखनी है। तो सबसे पहले हम r² dr को अलग कर देते हैं, इसकी लिमिट 0 to कैपिटल R जो रेडियस है स्फीयर की। साइन थीटा डी थीटा को अलग कर देंगे, उसकी 0 to पाई, और ऐसे ही डी फाई को अलग कर देंगे, उसकी लिमिट्स 0 to 2 पाई। r² को इंटीग्रेट करेंगे, r³ 3, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे 2, अभी किया था,
और डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो फाई लिमिट्स पुट करके 2 पाई। दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को इंटीग्रेट करके आप कंप्लीट वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं स्फीयर का। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ये सॉलिड एंगल से रिलेटेड है बच्चों। तो वैसे ये एक प्रॉब्लम है, जब कभी ट्रिकी पेपर सेट होता है, कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में वो टिपिकल प्रॉब्लम्स डालते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर GNDU PU के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो कॉलेज में होते हैं उनमें क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो रिलेशन आपके सामने सॉलिड एंगल की शो हो रही है, ये रिलेशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फ्लक्स कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम IIT JAM की प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर फ्लक्स कैलकुलेशन में ये रिलेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए आपके सामने एक डिस्क शो हो रही है बच्चे, और इस डिस्क के द्वारा यहाँ पर O पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया जाएगा, सॉलिड एंगल मतलब वो जो 3D में होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं, हमें वो सॉलिड एंगल फाइंड करना है और उसे प्रूव करना है। उसका एक्सप्रेशन होता है 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज दिस सेमी वर्टिकल एंगल। ये कॉन बन गया ना, एक आइसक्रीम वाला कॉन, तो अल्फा यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल है। मतलब अगर आपको अल्फा पता है, सेमी वर्टिकल एंगल पता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मान ले 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पुट करेंगे और आपके पास सॉलिड एंगल आ जाएगा 60 रेडियंस में। अल्फा आपको रेडियंस में पुट करना है और 60 रेडियंस में आपके पास सॉलिड एंगल आ जाएगा। तो ये रिलेशन अपने आप में जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो लेट अस प्रूव दैट। हाँ जी बच्चों, तो कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, और ये इसका सेंटर हो गया। यहां से हमने ये पॉइंट, सेंटर को P मान लेते हैं, ये पॉइंट O मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक स्मॉल एनुलर एरिया बनाना है, मतलब एक और रिंग बनानी है। यहाँ पे उस रिंग की कुछ थिकनेस होगी। पहले हम स्मॉल सॉलिड एंगल फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस रिंग। ठीक है, O पॉइंट पे स्मॉल सॉलिड एंगल ड्यू टू दिस रिंग। लेट मी ड्रॉ, देखिए ये है ऐसे। ठीक है, ओके, तो लेट अस सपोज फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस डिस्टेंस इज x, और यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये जो लेंथ है दिस इज a। ठीक है, और जो आउटर रेडियस है इस रिंग की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक और लेंथ आएगी, है ना, ये वाली लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली a के ही बराबर है। नाउ लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस स्मॉल एंगल इज d थीटा। ठीक है, चलिए, तो ये जो विड्थ है बच्चे, फिर ये इसकी विड्थ, इस रिंग की विड्थ जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे हमारे पास डेफिनेशन लग जाएगी, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। देखिए एंगल है d थीटा, तो d थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क इज दिस, है ना, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल विड्थ dy मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क dy बाय रेडियस, रेडियस इसकी a है। ठीक है, तो यहां से फिर जो हमारा dy है वो हमें मिल जाएगा, dy इज a टाइम्स d थीटा। तो पहले मुझे ये dy मिल गया, ये थिकनेस मिल गई। ठीक है, अब जो ये इनर रेडियस है फ्रॉम P टू दिस पॉइंट, ठीक है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ a फाइंड करते हैं। देखिए दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम वापस से, दिस इज a, दिस एंगल इज थीटा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको हम PA बोल देते हैं। ठीक है, PA, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हम A ले लेते हैं। तो ये जो PA है यहां से लेके यहां तक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो PA इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स, हाइपोटेन्यूज इज A टाइम्स साइन थीटा। तो मुझे ये रेडियस भी मिल गई, इनर सर्कल की रेडियस यहाँ पे मिल गई, तो वो भी मैं यहां लिख लेता हूं, PA इज A साइन थीटा। ठीक है, अब ये एरिया लिखा जा सकता है। देखिए ये जो एरिया मैंने शेड किया ऑरेंज कलर से, उस एरिया को हम लिखेंगे, द स्मॉल एरिया subtended by the elementary ring, ठीक है, ये मुझे लिखना है, that is ds and that ds is actually, देखिए ये सर्कमफ्रेंस हम ले लेंगे पूरी। ठीक है, सर्कमफ्रेंस इज विल बी 2 पाई टाइम्स ये रेडियस, है ना, ये रेडियस a साइन थीटा है, a साइन थीटा। ठीक है, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गई, इस सर्कमफ्रेंस को dy से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा, और जो आपका dy है वो a d थीटा है। ठीक है, इस तरह से हम
ये स्मॉल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, इनर सर्कल की रेडियस लेनी है मुझे, वहां से सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करनी है, वो लेंथ आ जाएगी, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ इज dy, एरिया आ जाएगा। तो दिस इज स्मॉल एलिमेंट्री एरिया विच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इसको हम 2 पाई a स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये स्मॉल एंगल डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये सरफेस एरिया बन गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल सॉलिड एंगल बनेगा 3D में, सॉलिड एंगल 3D में होता है हमेशा, दैट सॉलिड एंगल, उसको हम स्मॉल सॉलिड एंगल बोल देते हैं, दैट इज डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इज ds बाय r स्क्वायर होता है ना, r इज द रेडियस, अब उसकी जगह a है हमारे पास, a स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली यहां पर ये एरिया इतना स्मॉल है कि वो जो cos फाई होता है यहाँ पे, विच इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द दिस, है ना, दैट एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1। हमने इतना स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लिया, इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे काम कर जाएगी। तो ds बाई ए स्क्वायर, ds बाई ए स्क्वायर मतलब इसको a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज अ स्मॉल सॉलिड एंगल, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अब मुझे टोटल सॉलिड एंगल फाइंड करना है फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो बच्चे अल्फा एंगल हमें गिवन है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाऊं तो ये जो टोटल एंगल है दैट इज अल्फा, इट इज गिवन एज अल्फा। तो हमें बेसिकली यहाँ डी थीटा वेरिएबल है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली 0 टू अल्फा इंटीग्रेट कर देना बस इसको, तो टोटल सॉलिड एंगल मिल जाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डिस्क इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा फ्रॉम 0 टू अल्फा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन आएगी सिंपली 0 टू अल्फा। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन इज कॉस माइनस कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा 0 टू अल्फा। तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ ना मोड लगा देते हैं, ये इंटीग्रेशन में बेसिकली प्लस माइनस हम यहाँ पे मोड लगा देते हैं। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो एक आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, तो इट विल बी रिटन एज 2 पाई मोड के अंदर माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस माइनस कॉस 0, ऐसे लिखना बच्चे इसको। नाउ दिस बिकम पॉजिटिव, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड योर रिजल्ट इज द टोटल सॉलिड एंगल ओमेगा इज 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये रिलेशन है बच्चों जो कि सॉलिड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो स्फीयर का सॉलिड एंगल पूछा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पाई स्टेरेडियन, वो मेरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। किसी भी क्लोज सरफेस का जो सॉलिड एंगल है किसी पॉइंट पर जो उसके अंदर है, दैट इज ऑल्सो 4 पाई स्टेरेडियंस, वो भी आपको मिल जाएगा लेक्चर में। ये उसी की कॉन्टिन्यूशन में आप लेके चलें कि अगर कोई टिपिकल प्रॉब्लम सेट होगी तो उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक फ्लैट डिस्क है, वो फ्लैट डिस्क किसी पॉइंट पर जो कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज, तो वो कितना सॉलिड एंगल ट्रेस करेगी, तो दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और ये रिजल्ट तो आप याद 100% रखिए, जब आप IIT जैम की तैयारी करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, रिजल्ट को 100% याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताता हूँ इस रिजल्ट की, देखिए ध्यान से। हाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम है। हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज का जो फ्लक्स होता है बच्चे, दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग आउटवर्ड। तो ये तो 3D में होता है ना, पूरा अगर आप एक स्फीयर बना देंगे तो उस स्फीयर में से इस तरह आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, ठीक है, इसको फ्लक्स बोलते हैं। इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो दिस इज फ्लक्स, और गॉस लॉ के हिसाब से जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू एनी चार्ज दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हम इस Q चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में बंद कर दें तो जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, क्योंकि ये फ्लक्स 3D में है। इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास एक छोटा सा लाइट का बल्ब है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपने इसको अंधेरे कमरे में जैसे ही ऑन किया तो इसकी जो लाइट है वो चारों तरफ 3D में फैल जाती है ना। तो सेम ऐसे ही अगर आपके पास एक चार्ज है, उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो 3D में चारों तरफ होती हैं, मतलब पूरे एक स्फीयर के अंदर आप उसको इमेजिन कर सकते हो।
तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो वो इसके बराबर है फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल कितना बनेगा क्लोज सरफेस का, हमने किया 4 पाई बनता है ना, तो 4 पाई स्टेडियन बनता है, तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं बच्चे, वहां पर भी जो 4 पाई का फैक्टर आता है वो सॉलिड एंगल की वजह से ही आता है, ठीक है। ये भी नहीं पता होता कि भाई वो 4 पाई का फैक्टर कैसे आता है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड एंगल। तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो सकता है ना भी आए, आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आप अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बट जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे आप एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, एमएससी एंट्रेंस के लिए, या आप यूपीएससी की कर रहे हो, या आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी जैम की, तब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें फाइंड करना है कि भाई इस डिस्क में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ये क्वेश्चन था हमारा, 30 डिग्री एंगल दे रखा है, सेमी वर्टिकल एंगल, इस डिस्क का फ्लक्स निकालना है। तो हमें पता लग गया ना कि इस डिस्क का जो सॉलिड एंगल है इस पॉइंट पर, वो इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें पता लग गया। और फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल वो इसके बराबर है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट वही होता है, इसको फ्लक्स थ्रू डिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डिस्क इज मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो वहां से फिर हमारे पास फ्लक्स आ जाता है, फ्लक्स थ्रू डिस्टेंस। तो मैं इस प्रॉब्लम को यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिए दिस इज फ्लक्स ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द चार्ज पर यूनिट सॉलिड एंगल, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्क। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो 30 डिग्री गिवन है ना, तो cos 30 डिग्री इज √3 बाय 2। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3 बाय 2, ठीक है। तो दिस इज द फ्लक्स। और फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं वो भी आपको पता है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसके यूनिट होते हैं, देखिए इट इज ऑल्सो गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। तो यहां से यूनिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके यूनिट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा अगर आपका चार्ज कूलम में है और एरिया मीटर्स में है, सारे ऐसे यूनिट्स हैं, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों वो जो हमारा रिलेशन है सॉलिड एंगल का, वो यहाँ पे यूज होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं कौन सी है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए टिपिकल प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल है, ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा, हिंट दे रहा हूं कि किस तरह से आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर पार्टिकल का फाइंड करना है, ठीक है। ये अब हम ही देखेंगे। यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। कह रहा है द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय सम इक्वेशन r। अब r इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम and theta square is equal to 1600 minus t square, मतलब theta is under root 1600 minus t square. It is also given as a function of time. हमें पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है आफ्टर 30 सेकेंड्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पहले ये समझेंगे कि ये पार्टिकल ना प्लेन पे रहेगा, 3D में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं दे रखी, फाई 0 है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स अगर हो हमारे पास r, थीटा, फाई, तो पार्टिकल 3D में मूव कर रहा होता है। और अगर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जो पार्टिकल है इट मूव्स ऑन ए सरफेस, एक 2D प्लेन के ऊपर ये मूव कर रहा होता है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप, ये लिखेंगे। और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन भी है हमारे पास r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। ये ना लर्न करने पड़ने आपको, ठीक है। इसको बार बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। फिजिक्स के एक्सप्रेशन लर्न करने का तरीका यही है कि उसको लिख के देखो बार बार, तो याद हो जाता है। 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डॉट थीटा डबल डॉट टू थीटा कैप, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल एक्सप्रेशंस हैं। अब आप देखिए यहाँ से r डॉट फाइंड कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार। r डबल डॉट चाहिए, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इजी कैलकुलेशंस हैं, वो आप कर सकते हैं। थीटा डॉट आपको चाहिए, तो थीटा पहले लिख लो। थीटा इज 1600 माइनस टी स्क्वायर की पावर हाफ। तो मैं जैसे थीटा डॉट निकालना है तो चेन रूल लग जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, 1600 माइनस टी स्क्वायर उसकी पावर माइनस हाफ।
और फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, वहां से -2t आएगा, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों को थीटा डॉट आ जाएगा। ऐसे ही जब आपको थीटा डबल डॉट लगाना है, कैलकुलेट करना है, तो uv लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी दो फंक्शंस आपके पास हैं। तो इस तरह से बच्चे आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी है। आर डॉट क्या है वो देखना है, आर तो गिवन है, थीटा डॉट क्या है वो देखना है, थीटा डबल डॉट क्या है वो भी चाहिए, आर डबल डॉट भी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी सिंपल डिफरेंशिएशन से, और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। और जैसे कि टाइम 30 सेकेंड दिया है, तो सब कुछ करने के बाद जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ आपको 30 सेकेंड पुट करना है, ठीक है, जहां जहां टी होगा। क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो रिजल्ट में कहीं ना कहीं टी होगा, वहां आपको 30 सेकेंड पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप टी की वैल्यू 30 सेकेंड पुट करके चलेंगे, तो आपके पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा, मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। वेलोसिटी वेक्टर आपके पास आ जाएगा आर कैप प्लस आर कैप माइनस 68.04 थीटा कैप, ये है वेलोसिटी एट 30 सेकेंड। टी की वैल्यू 30 पुट करने के बाद ये आंसर आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास -77.2 आर कैप माइनस 7.43 थीटा कैप, ये भी टी की वैल्यू 30 पुट करने के बाद आएगा। तो इजी कैलकुलेशंस है, आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। एंड दिस इज इन कॉन्टिन्यूशन द लास्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं। जैसे हमने अभी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड किया था, यहाँ पे हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्यों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्मॉल आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाई भी गिवन है। तो ये पार्टिकल 3D में चल रहा है, इसका जो स्मॉल आर है रेडियल डिस्टेंस वो कैपिटल आर के बराबर, इसमें टी नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है, मतलब r इज कांस्टेंट, तो फिर सरफेस ऑफ स्फीयर पे ये मूव कर रहा होगा, ठीक है। थीटा जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, वो वेरी कर रहा है π/12 इंटू टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही फाई भी जो है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन आसान है ना। बाकी आपको वो सारा वेलोसिटी का फॉर्मूला और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वहां पे फिर आपको आर डॉट थीटा डॉट, आर डबल डॉट थीटा डबल डॉट, फाई डॉट, फाई डबल डॉट, वो सब कैलकुलेशंस करके वहां पे आपको पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है आपके सामने और एक्सेलरेशन वेक्टर है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करने हैं, सब बच्चों को ध्यान में रखना है कि अगर आप एक्सप्रेशन नहीं सही लिख पाएंगे एग्जाम में, तो फिर आप कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसको एज इट इज लर्न करना ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसको पार्ट्स में लर्न करते हैं। जैसे एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट अलग से याद कर लिया, थीटा वाला कंपोनेंट अलग से कैलकुलेट याद कर लिया, और ये फाई वाला कंपोनेंट अलग से कर लिया। बार बार लिख के देखेंगे और याद हो जाएगा ये आपको। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो लास्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बच्चे कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्रॉपरली पूरा समझना चाहते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स एक बार करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी आप जब बीएससी फर्स्ट ईयर में कर लोगे तो इस तरह की कैलकुलेशंस आपको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे कैलकुलेशंस, तो जितना आप काम करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी और उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को हैंडल करवाओगे। तो लास्ट वाली प्रॉब्लम आपकी जो कॉलेज एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, उसमें हो सकता है ना भी आए, बट हो सकता है वैसे ये इजी कैलकुलेशन से आप करेंगे तो आप कर भी पाएंगे, ठीक है। मतलब आप एक बार सॉल्व कर लें और जो आइडिया है उसको दिमाग में रखें, बस इतना सा काम है। ऐसे ही जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट ही है सारा, ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यूज फंक्शंस दे रखे हैं आर और थीटा के, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैंने बोल दिया कॉम्पिटिटिव के लिए है, बट क्योंकि मैं अभी प्रॉब्लम्स का ये लेक्चर बना रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करवाई जाएं, ठीक है। ऐसी और रिवाइज करते हैं पीछे क्या किया हमने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड किया हुआ है ना। इसको जस्ट इंटीग्रेट किया विद लिमिट्स और ये हमारा वॉल्यूम आ गया स्फीयर का, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4πr², वो भी सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, है ना। ये जो हम ऑलरेडी फाइंड करते हैं एरिया एलिमेंट्स, उसमें एक एरिया ये वाला होता है, एरिया बाउंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर्स, द
साइड्स अलोंग थीटा कैप एंड फाई कैप, वो ये एरिया होता है, ठीक है। तो उस एरिया को जब आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो बहुत आसान है, आपको ये एक्सप्रेशंस तो लर्न करने ही है, बट ये हिंट अपने दिमाग में रखेंगे कि पार्टिकल अगर सिंपली इस प्लेन पे मूव कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन पे है तो उसके लिए थीटा पाई बाय 2 होता है, वाई जेड प्लेन पे है तो फाई पाई बाय 2 होता है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन पे है तो फाई 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रखनी है। इससे पहले ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कर लेना आप। और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाते हैं। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, तो उसमें बोल देते हैं कि ये भी प्रूफ करो कि आर कैप थीटा कैप ऑर्थोगोनल है। तो ये छोटे छोटे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीजें आप अच्छे से करके जाना एग्जाम में। ये इजी भी है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको आना चाहिए कि अगर आर थीटा फाई की वैल्यूज गिवन है तो आप किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो और पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसका ऑपोजिट, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट की वैल्यूज गिवन है तो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं, मैंने उसके लिए रिलेशंस बताई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो उसमें ये सॉलिड एंगल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया एलिमेंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही कार्टेशियन वाला कम इंपॉर्टेंट है, बट ये आसान है, ठीक है, इसीलिए कम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन तो आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। और जब भी कोई डेरिवेशन करो बच्चों, ठीक है, समझना अपनी जगह है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हम डिटेल में जब डेरिवेशन मैंने करवाई आपको लेक्चर्स में, तो आपने बहुत डिटेल में समझा चीज़ों को। मैंने एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट बताया कि ये वेक्टर इधर क्यों जा रहा है, ये सरफेस ऐसा क्यों बनाया है ना। लेकिन अभी एग्जाम्स में क्या करना होता है कि जो भी आपने वो चीज़ें समझी हैं वो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, बट अभी आपको लर्न करना है। लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डेरिवेशन प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। एक बार जब आप लिख के जाओगे, ठीक है, एक बार तैयारी जब भी करते हैं ना, तो ये डेरिवेशंस एग्जाम में जाने से पहले अपने हाथों से एक बार लिख के जानी है बिना किसी हेल्प के। तो फिर अगर भूलनी होगी तो उसी टाइम भूल जाएगी, फिर एग्जाम में नहीं भूलेगी जाके, है ना। तो क्योंकि अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो इसलिए ये डेरिवेशंस एक बार अच्छे से लिख के जाओ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इस यूनिट में से आपने करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब एक वीडियो मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे भी डालूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट हमारा रहता है, बट कई यूनिवर्सिटीज में नहीं है, तो वो बच्चे ना करें। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।